वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है लेमार्कियन थ्योरी। ठीक है, तो जिस टाइम पर अभी शुरू में हमने क्या डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, गैलेक्सीज का, नेबुला का, सोलर सिस्टम का, है ना। और उसके लिए फिर लाइफ कैसे सबसे पहले आई और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। डार्विन भी काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने पूरा भ्रमण पे निकले हुए थे वो अपने शिप पर, है ना। तो उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। ठीक है, तो लेमार्क ने भी अपनी एक थ्योरी दी और लेमार्क की थ्योरी के अनुसार जो उनके बेसिक कंसेप्ट्स थे, जो निचोड़ था, वो कहते थे कि हमारे अंदर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव सर्टेन इंटरनल वाइटल फोर्स, कि अगर वो कुछ चाहे, अगर वो किसी चीज को बढ़ाना चाहे, किसी चीज की इच्छा शक्ति के आधार पर वो चीज उसकी बढ़ जाती है, ये इनका कहना था। तो हर एक के पास अपना इंटरनल वाइटल फोर्स है जिसके तहत वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। एंड सेकंड जो उन्होंने कहा कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट्स, जो जिस एनवायरमेंट में इंडिविजुअल्स रहते हैं, किसी भी एक तरीके की पॉपुलेशन रहती है, उस एनवायरमेंट का इफेक्ट और जो उस एनवायरमेंट में चेंज होने के कारण जो नीड्स हैं उनके बेसिस पर भी जो है क्या होगा, चेंजेस आ सकते हैं, इवोल्यूशन हो सकता है। तीसरा उन्होंने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज ज्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा, और ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा और वो उसका साइज बढ़ जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने वो जिराफ वाला जो एग्जाम्पल है ना, जिराफ वाला, वो उन्होंने दिया था कि वो जिराफ, जो बड़े बड़े पेड़ थे, जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई तो वो ऊंची ऊंची पत्तियां हर्बीवोरस थे, उन्हें खानी पड़ी, तो उनकी क्या थी, गर्दन की लंबाई बढ़ गई। ये इन्होंने ही अपनी थ्योरी में बताया था। और चौथा उन्होंने जो इनकी थ्योरी को कहा भी जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, यानी कि ये अपनी थ्योरी के थ्रू, ये जो इनका अपना सोचना था लेमार्कियन थ्योरी में, उनका ये था कि जो भी हम अपने लाइफ टाइम में किस करेक्टर्स को एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में, अपने इच्छा शक्ति से या अपनी जरूरतों के अनुसार, वो हमारी अगली पीढ़ी में भी चली जाती हैं। ये इनका सोचना था जो इन्होंने अपना बताया था अपनी लेमार्कियन थ्योरी पे। लेकिन ये इस थ्योरी को ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यूज एंड डिसयूज, जो जिराफ वाला एग्जाम्पल है, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर होगा तो वो अगली जनरेशन में भी बिकॉज ऑफ दिस जाएगा कि भाई यूज ज्यादा हो गया तो उस चीज का इनहेरिटेंस में चला गया और अगली जनरेशन में वो चीज चली गई। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर इसके बाद डार्विन तो अपना काम कर ही रहे थे, एचएमवी वीगल शिप पर वो घूम रहे थे और वो तरह तरह गैलापागोस आइलैंड में भी गए, वहां पर उन्होंने बर्ड्स को भी जो एक ही ओरिजिन से थी, एक ही एंसेस्टर से थी, मगर जियोग्राफिकली जब वो अलग हो गई, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग हो गई, हैबिटेट अलग हो गई, तो उनकी जो बीक थी उसमें उन्होंने चेंजेस देखे थे। ये सारा हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उन्होंने अपनी जो उसके आधार पर कुछ समराइज की चीजें कि मेरे हिसाब से इस पॉइंट के चलते क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है या होता है। तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण टर्म यूज किए। एक तो ये था ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो टर्म जो है किसने यूज किए, लेमार्क जी ने, वो सॉरी डार्विन ने यूज करे, चार्ल्स डार्विन ने यूज किए। और ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर की कॉन्सेप्ट्स फॉर इवोल्यूशन, उनका ये कहना था। तो फिर भाई ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन का पैटर्न क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन जाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में एवोल्यूशन जाएगा या उसका एवोल्यूशन का पैटर्न क्या रहेगा, उसको वो बोल रहे हैं ब्रांचिंग डिसेंट। एंड नेचुरल सिलेक्शन मींस, नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा, इट इज अ इवोल्यूशनरी फोर्स, जो बेटर वेराइटी होगी, जो फिट होगी, फिटेस्ट होगी उस पर्टिकुलर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसको उसको सेलेक्ट करने के लिए नेचर पूरा प्रयास करेगा और उसको नेचुरली सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और इसी को वो कह रहे हैं एनवायरमेंटल फोर्स। ठीक है, तो डार्विन ने अपना जो
स्टडी की थी, अपनी जो बुक्स लिखी उसके जो मेन पॉइंट्स थे, उन्होंने किन चीजों को आधार बनाया। सबसे पहले तो जो उनका पॉइंट था वो था ओवर प्रोडक्शन, कि अगर किसी पॉपुलेशन को सरवाइव करना है, जिंदा रहना है बदलते हुए एनवायरनमेंट में, तो वो जो है ओवर प्रोडक्शन उसका उस पॉपुलेशन का होना चाहिए बहुत ज्यादा। और वो कौन कर पाएगा? वो वही कर पाएगा जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा। हमेशा डार्विन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फिट, है ना। उनका फिटनेस का जो मतलब है, फिटनेस जो ये टर्म देते हैं बार 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 डार्विन, वो किसके लिए देते हैं? वो उनका सीधा सा इशारा होता है रिप्रोडक्टिवली फिट जो इंसान होगा, जो जानवर होगा, जो प्लांट होगा, वॉट एवर लिविंग क्रिएचर जो भी होगा, वो ओवर प्रोड्यूस करना चाहिए अगर उसको सरवाइव करना है और उसको जिंदा रहना है तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे। तो ओवर प्रोडक्शन वही करेगा जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, राइट। दूसरा, इवोल्यूशन के लिए क्या रहेगा? सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या होगा? जो पॉपुलेशंस हैं उनमें तरह तरीके का स्ट्रगल होगा। जैसे कि अगर इसे हम सिंपल शब्दों में बोलें, अपने आप को सरवाइव करने के लिए किस तरीके का स्ट्रगल हो सकता है? जैसे कि अगर जॉब एक है और एप्लीकेंट बहुत सारे हैं, 100 हैं, तो उन सब के बीच में क्या होगा? होता है ना कि भाई पहले आप रेटिंग दे दीजिए, कंपटीशन करा रहे हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए, ग्रुप डिस्कशंस करिए, उसमें जो बेस्ट आएगा वो यहाँ रहेगा, बाकी सब चले जाइए। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसको जॉब चाहिए, है ना, या जिसको सेलेक्ट होना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसमें हजारों लाखों लोग बैठेंगे, जो मैक्सिमम आंसर्स कर पाएगा वही तो सेलेक्ट होता है। तो वही इन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस भाई कितने तरीके की एग्जिस्टेंस होगी? तो एग्जिस्टेंस उन्होंने कहा 3 तरीके की एग्जिस्टेंस होंगी। एक होगी इंट्रा स्पेसिफिक, यानी कि विद इन स्पीशीज, यानी विद इन स्पीशीज। विद इन स्पीशीज अगर स्ट्रगल हो रही है, यानी कि फूड सोर्स एक है, ठीक है, और खाने वाले हजारों हैं, तो उस फूड के लिए, सरवाइव करने के लिए वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे जिंदा रहने के लिए, तो इंट्रा स्पेसिफिक। दूसरा इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक यानी कि स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज ये है, दूसरी स्पीशीज ये है, डिफरेंट स्पीशीज फॉर अ कॉमन सोर्स। वो कॉमन फूड सोर्स भी हो सकता है, कॉमन हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक हो गया इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल भी हो सकता है। तीसरा एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है? एनवायरमेंटल स्ट्रगल ये होता है कि अगर अचानक से एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई और उस बदले हुए एनवायरमेंटल कंडीशन में कौन सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ठीक है। जैसे अचानक से अभी कोविड आया था, कोविड आया, बहुत सारे लोगों की क्या हुई? डेथ हुई, क्योंकि वो क्या थे? एनवायरमेंट जो उसमें इतना ज्यादा वायरस फैला हुआ था, लोग फिट नहीं थे, जिसके अंदर इम्यूनिटी कम थी, जो रजिस्ट नहीं कर पाए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रह पाए, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, है ना, वो जिंदा रह गए। ऐसे ही तो ये 3 तरीके के उन्होंने कहा कि भाई अगर सरवाइव करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो पॉपुलेशन स्ट्रगल कर लेती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो सरवाइव कर पाएगी, ठीक है। उसमें भी 3 तरीके की उन्होंने बता दी, विद इन स्पीशीज होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रगल होगा। और जो विद इन स्पीशीज है फॉर अ कॉमन सोर्स, आपको अगर एक कॉमन सोर्स के लिए विद इन स्पीशीज है तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, क्योंकि अगर सोर्स खत्म हो गया तो लड़ भिड़ के क्या होगा? वो स्पीशीज भी खत्म हो सकती है आपस में, ठीक है, उस सोर्स के लिए। तो ये क्या होगी? सबसे ज्यादा डेंजरस होगी, इंटर स्पेसिफिक ये वाली। और दूसरी है इंट्रा स्पेसिफिक, सॉरी। और ये जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है, ये क्या है? ये ही मेन कारण बनेगी नई स्पीशीज के बनने का, नए उसका, क्योंकि इसमें विद इन स्पीशीज होगा और जो बेस्ट होगा वो रह जाएगा। और उसके अंदर फिर क्यों होंगे? वो पॉपुलेशन में अगर वो रह जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन रह पा रही है वो कैसी है? जो पॉपुलेशन रह पा रही है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। इवोल्यूशन तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा, दिस इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो
ये जो दूसरी वाली है वही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ये डार्विन ने कहा। डार्विन के 2 पॉइंट्स क्या थे अभी तक जो हमने पढ़े हैं? ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं डार्विन अपनी थ्योरी में? थर्ड पॉइंट डार्विन कहते हैं वेरिएशन एंड हेरिडिटरी, यानी कि वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशंस टाइम के साथ साथ अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन, हैबिटेट्स के अनुसार जो है अडप्ट करेगा। बहुत तरीके की वेरिएशन आएंगी और वो स्लो आएंगी, लेकिन वो लगातार आती रहेंगी, और वो जो वेरिएशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी। सो वेरिएशन कैन बी स्लो, कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, लेकिन जो यूजफुल वेरिएशंस होंगी, है ना, वो इनहेरिटेबल होंगी। जो उस व्यक्ति के लिए इन्होंने कहा अपनी थर्ड पॉइंट में कि जो यूजफुल वेरिएशन होंगी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए वो इनहेरिटेबल होंगी। ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। वेरिएशंस का मतलब है म्यूटेशंस, है ना। म्यूटेशंस ये आज की डेट में हम जानते हैं कि म्यूटेशन लगातार होती रहती है बॉडी के अंदर, और उसमें से ज्यादातर जो होती है 95% आप कहेंगे वो तो बेकार ही होती हैं, यूजफुल नहीं होती हैं। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम इनको, डार्विन को, तो जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, इनको ज्यादा जेनेटिक्स की नॉलेज वो सब कुछ तो था नहीं। ये तो नेचुरलिस्ट थे, घूम घूम के अपना सर्वे कर रहे थे और उस हिसाब से ये बात कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में कहा कि वेरिएशन और हेरिडिटी, वेरिएशन जो है वो स्लो होंगी, कंटिन्यूसली होंगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी, और जो यूजफुल वेरिएशन होंगी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए वो हेरिटेबल होंगी। और उसके बाद वो जब वेरिएशंस इकट्ठी हो जाएंगी, जब वो वेरिएशन इकट्ठी हो जाएंगी तब उनको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, तब उनको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, और उसको बोला उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और एक दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इसी चीज को कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट होगा पर्टिकुलर एडवर्स कंडीशन में वही केवल सरवाइव कर पाएगा, बाकी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो एक बड़ी टैग लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जो है किसने दिया था, किसने कहा था? तो ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, जबकि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने खुद कहा था। ठीक है, तो जब वेरिएशंस आएंगी और वो उन्होंने कहा हेरिटेबल होंगी, जो यूजफुल होंगी, फिर नेचर उनको सेलेक्ट करेगा, और जब नेचर उनको सेलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद ओरिजिन, नई ओरिजिन जो है स्पीशीज की, नई स्पीशीज का ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डार्विन के पॉइंट्स थे, पॉइंट वाइज मैनर में जैसे आपको समझाया कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है। अच्छा, डार्विन जब अपना काम कर रहे थे तो डार्विन वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस माल्थस। ये जो थॉमस माल्थस थे, ये भी क्या कर रहे थे? ये भी पॉपुलेशन पर अपना काम कर रहे थे। ये भी पॉपुलेशन एंड कंपटीशन फॉर रिसोर्स पर अपना काम कर रहे थे। ये भी अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, और इनका जो रिसर्च वर्क था, उनके जो आउटकम थे वो डार्विन के आउटकम से काफी मैच करते थे। तो डार्विन इनके काम से भी काफी जो है प्रभावित थे और कह रहे थे कि हाँ, मेरी भी कुछ कुछ ऐसी ही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो वही कि कंपटीशन, उन्होंने कहा कि मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा पॉपुलेशन में, डिफरेंट विद इन पॉपुलेशन भी हो सकता है, दो पॉपुलेशंस में भी हो सकता है, यानी कि इंटर स्पीशीज भी हो सकता है, इंटर स्पीशीज भी हो सकता है। जैसा भी होगा कंपटीशन होगा, और सरवाइव वही करेगा जो मैक्सिमम फिट होगा। ठीक है, वी आर द बेटर अडप्टेड इंडिविजुअल, और जो बेटर अडप्ट हो पाएंगे वही जो है सरवाइव कर पाएंगे, और जब वो अडप्ट कर पाएंगे तो वहां पर वो रिप्रोड्यूस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट्स बताए, उसमें ही उन्होंने कहा कि ओवर जनरेशन, यानी कि रिप्रोड्यूस जो ज्यादा कर पा रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन, हेरिटेबल वेरिएशन दैट इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइज लीड टू इमरजेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। ये हमारी बात जो अभी हमने डिफरेंट पॉइंट्स में आपको समझाई, वो यहाँ पर एनसीईआरटी के फॉर्म में कही गई। ठीक है, चलिए, अब ये डार्विन की बात थी, डार्विन ने 5 पॉइंट में कैसे समझाया। इसके बाद आज की डेट में, बाद में जब म्यूटेशन पर लोगों ने काम कर लिया, जेनेटिक्स पर काम कर लिया, उन्होंने देखा जीन भी कुछ चीज होती है। ठीक है, फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न थ्योरी बनाई, और उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स डार्विन के थे, उसमें जो चीज नहीं थी उनको ऐड कर दिया गया, और फिर उसको फाइनल थ्योरी
बनाया गया। ये ओवर प्रोडक्शन, डार्विन ने कहा था, जी हाँ बिल्कुल, ओवर प्रोडक्शन वाली जो पॉपुलेशन है वो वहां पर फिट है, सर्वाइव कर पा रही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट की वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ये कि हाँ भाई स्लो होती है वेरिएशन, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूजफुल जो वेरिएशंस हैं वो जो है क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे या इनहेरिटेबल हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल यूजफुल, चाहे यूजफुल हो चाहे यूजफुल नहीं हो, जितने भी वेरिएशन जर्मिनल लाइन में आ गए, जीन लेवल पर आ गए, वो सारे के सारे इनहेरिटेबल होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही जाते हैं। ये बात कही गई मॉडर्न थ्योरी में, या जिसे हम बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, जर्म लाइन में, जर्मिनल लेवल पर, जीन लेवल पर जो भी वेरिएशंस आ गए वो अगली जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जर्मिनल लाइन में वेरिएशन आ गए, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि डार्विन ने कहा, ठीक है बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन होगा। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा उन स्पीशीज का जो उन पर्टिकुलर एडवर्स कंडीशन के जो एनवायरमेंट है उसमें रह पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, उस पॉपुलेशन में कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन क्या होगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फूड सर्च के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, या व्हाटएवर। जब वो रिप्रोडक्टिवली सेग्रीगेट हो जाएगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ बैरियर, तब क्या होगा, वहां की कंडीशंस के हिसाब से धीरे 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 वो उसके अंदर चेंजेस आएंगे और फिर नई स्पीशीज का जो है क्या होगा, ऑरिजिन। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात, ये 6 पॉइंट है, सॉरी यहाँ मैंने 5 लिख दिया है। तो ये 2 लाइनें न्यू डार्विनिज्म वाले लेवल पर बढ़ाई गई कि एक तो वेरिएशन वो वाले इनहेरिटेबल हैं जो जर्मिनल लाइन में जाएंगे, दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूर होगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगी कुछ पॉपुलेशंस, वो किसी भी बैरियर के थ्रू हो सकती हैं, और फिर उसमें जो चेंजेस आएंगे धीरे धीरे जेनेटिकली बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात तो यहाँ नहीं कही थी, लेकिन वो आएगा उसी वजह से ना, ये आज की डेट में हम समझते हैं, तो फिर वहां पर होगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। वेरिएशन कैसे आती हैं और स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज कैसे बनती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब ये सारा कुछ चल रहा था, डार्विन अपनी थ्योरी दे रहे थे, उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ह्यूगो डे वेरीज। क्या नाम था, ह्यूगो डी वेरीज। उन्होंने म्यूटेशन पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वो सारी म्यूटेशंस जो अचानक से रैंडम होती हैं और काफी मात्रा में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि लार्ज होती हैं, वो म्यूटेशन जो एक बड़े स्केल पर होती हैं, लार्ज होती हैं, रैंडम अचानक से आ जाती हैं, एंड सडन डिफरेंस इन अ पॉपुलेशन, जब वो ज्यादा होंगी और रैंडमली अचानक से आ जाएंगी कोई म्यूटेशन, तो उससे क्या होगा, अचानक किसी एक पॉपुलेशन में सडन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और जब वो जो अचानक डिफरेंस आएगा उसी से क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। इन्होंने म्यूटेशन को इनकॉर्पोरेट करा और उन्होंने इस चीज को बोला सॉल्टेशन, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन है कि जब कोई एक ए स्पीशीज है उसके अंदर अचानक से लार्ज चेंज आ जाए इन अ सिंगल स्टेप रैंडमली, यानी कि सिंगल स्टेप में लार्ज चेंज तभी आएगा जब म्यूटेशन होगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो जब ये स्पीशीज बी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, और इसी को इवोल्यूशन कहते हैं या इसी को सॉल्टेशन कहते हैं। ये कहा ह्यूगो डे वेरीज ने। ठीक है, चलिए, सो मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंस फिनोटाइप was largely overlooked by Darwin। जो मैंने आपको बताया कि मेंडल भी उसी टाइम काम कर रहे थे और भी साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन डार्विन तो नेचर पे काम करते थे, उनका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। जबकि जॉर्ज मेंडल किस पर काम कर रहे थे, वो गार्डन पी पर काम कर रहे थे कि वो पी को बार बार कई जनरेशन से उगाया, जेनेटिक्स में पढ़ा है ना हमने। तो वो फैक्टर्स, वो भी जीन के बारे में नहीं जानते थे, वो कहते थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं और उनके जाने से ही जो फिनोटाइप
होता है गार्डन पी का, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। तो ये खैर डार्विन ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन डार्विन ने ये जरूर किया, कहा था कि भाई मेरे हिसाब से इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड इट इज ड्रिवन बाय स्मॉल हेरिटेबल चेंजेस दैट आर डायरेक्शनल। ये लाइन हम कई बार जो है बोल चुके हैं। ठीक है, ये डार्विन का सोचना था। और उसके बाद जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स आई और चीजें आई तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, जैसे कि हमने न्यू डार्विनिज्म में भी डिस्कस किया है। चलिए, तो अभी एक और इसी पर बेस्ड प्रिंसिपल है जिसको दो साइंटिस्ट ने दिया, हार्डी एंड बीनवर्क, दो ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रिंसिपल बताया कि जो कोई भी एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसमें अलग अलग एलील होती हैं। एलील मतलब कोई एक जीन है, जैसे लाइक कोई एक जीन है वो ए फॉर्म में भी है और वो इस फॉर्म में भी है ना। तो अलग अलग एलील होती हैं, एक डोमिनेटिंग उसमें भी रहेगी, एक रिसेसिव फॉर्म में भी रह सकती है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है एलील की, वो हमेशा कैसी रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, अक्रॉस जनरेशन, कितनी भी जनरेशन तक आप जाओ। और इसी को उन्होंने कहा कि क्योंकि वो फिक्स रहती है और इसी वजह से ये जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम उस पर्टिकुलर स्पीशीज में या पॉपुलेशन में बना रहता है। ठीक है, सो एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किसी भी एक पॉपुलेशन में स्टेबल होती हैं, हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट स्टेबल है, इसी वजह से जो जीन पूल है वो हमेशा कांस्टेंट है। जीन पूल मतलब टोटल जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम एक जीन माने, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है पी है, एक उसका जो ये मान लिया कि होमोजाइगस फॉर्म है, और ये जो क्यू है ये क्या है, इसका रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर हम देखेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो इनका जो नंबर होगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज 1 आएगा। ठीक है, और अगर इस पूरे का हम स्क्वायर कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेट जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप, है ना, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले के बेस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन में ये अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में कौन सा है जो होमोजाइगस डोमिनेंट बता रहा है, तो आप उसे पी की जगह पर रखेंगे। कौन सा है जो होमोजाइगस रिसेसिव बता रहा है, आप उसे क्यू की जगह पर रखेंगे। और कौन सा नंबर ये बता रहा है या कौन सी लाइन ये बता रही है जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, आप प्रॉपर जगह पे रखेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी सम होता है, सारी एलील का जो सम होता है, जो मैंने आपको बताया पी एंड क्यू दोनों का एग्जाम्पल, वो 1 होता है। ओके, एल्जेब्रिक इंप्रेशन वही है जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इन अ डाइकोट ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील ए एंड ए। एलील ए है कहीं और एक ए है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना क्या हुआ, एलील ए का हुआ पी स्क्वायर, रिसेसिव में क्यू स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के 2pq, सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो अब इवोल्यूशनरी चेंज के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इंडिकेट इवोल्यूशनरी चेंजेस। जो ऑब्जर्व किया जाता है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है चेंजेस की, उसमें डिफरेंस होता है और इसी को इवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो कि हार्डी बीउल्सबर्ग ने बताया कि जो क्या होता है, एलील का जो टोटल नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है और इसी वजह से किसी एक पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। लेकिन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो फिर क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि नई स्पीशीज बन रही है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इक्विलिब्रियम को हिला सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को हिला सकते हैं और इवोल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं या एवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो पहला है वो जीन माइग्रेशन, अगर कोई जीन माइग्रेट कर जाए, या जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ अ जीन बिटवीन पॉपुलेशन,
पॉपुलेशंस के बीच में कोई जीन किसी तरीके से माइग्रेट कर जाए। एड्स न्यू एलील इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में नई एलील आ जाए या उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है। यानी कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, ये कोई एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ पॉपुलेशन जो है किसी कारण से सेपरेट आउट हो जाए, ये देखिए निकल के आ गई, किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरे हैबिटेट में आ गई, ठीक है। और इसमें दोनों तरीके की बॉल्स या पॉपुलेशन है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ठीक है, हम देख रहे हैं ना दोनों है। अब ये जो है, जो अलग हो गई, वो अपने आप में क्या कर रही है, ये भी मैटिंग कर रही है, ये भी मैटिंग कर रही है। आफ्टर 5-6 देखिए यहाँ पर इस टाइम पे ग्रीन वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, रेड वाली कम है, जो सेपरेट आउट हुई है। और जो सेपरेट आउट हुई है पॉपुलेशन, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फाउंडर्स पॉपुलेशन या फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है। जब वो आपस में बार बार रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कई सारी जनरेशन के बाद, ये लिखा है ना, सब ग्रुप सेपरेटेड एंड स्प्लिट होने के कई सारी जनरेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, मेटिंग के बाद रेड वाली जो है उसकी पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है 0.4, 0.5, 0.6, 0.9 एंड 1, और ग्रीन वाली 0 हो गई, गायब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से, उसमें से कुछ पॉपुलेशन सेपरेट आउट हुई, और सेपरेट आउट होने के बाद उसके अंदर इंटरब्रीडिंग शुरू हुई, तो कुछ जो जीन थे वो गायब ही हो गए, यानी ग्रीन वाले तो गायब ही हो गए, और रेड ने आपस में मिलकर एक नई पॉपुलेशन बना दी। जबकि अगर हम एंसेस्टर पॉपुलेशन को देखें, वहां पर ऑलमोस्ट 50-50% थे, इसमें कई सारी जनरेशन, इसमें भी 5 जनरेशन तक स्टडी हुआ, ऑलमोस्ट वही नंबर रहा, 50-50% का ही नंबर रहा, ठीक है। इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इट इज अ रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, अचानक से एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंज लीडिंग टू न्यू स्पीशीज। अगर किसी एलील में रैंडम चेंज होता है तो वो क्या करता है, सिग्निफिकेंट चेंज दिखा देता है अल्टीमेटली कई जनरेशन के बाद, और इससे क्या होता है, एक नई स्पीशीज बन जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्या कारण हो सकता है इवोल्यूशन का, या कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो है म्यूटेशन, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, या रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलील, शिफ्टिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस लीड टू न्यू फिनोटाइप एंड स्पेसिएशन, जीन शिफ्ट हो जाए, ठीक है। म्यूटेशन कैसे होते हैं, म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है, इसको हमने काफी डिटेल में बाद में देखा है, तो उसी टाइम पर ज्यादा ऐसी रिकॉम्बिनेशन, अगर क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो भी कारण होते हैं इवोल्यूशन के, ठीक है। चलिए, तो अब ये सारे जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, ये थे इवोल्यूशन को कराने के फैक्टर्स, कौन कौन सी चीजें हैं वो इवोल्यूशन करा सकते हैं। तो इवोल्यूशन के होने के बाद नेचुरल सिलेक्शन किस किस का होगा, ठीक है। सो फेवरिंग ऑफ एडवांटेजियस हेरिटेबल वेरिएशन, किस चीज को फेवर किया जाएगा, वो सारे हेरिटेबल चेंजेस जो एडवांटेजियस होंगे। भाई चेंजेस तो हो ही रहे हैं, पर किसको सेलेक्ट करेगा नेचर, तरह तरह के कारणों से, म्यूटेशन से, रिकॉम्बिनेशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो कि एडवांटेजियस है, हेरिटेबल है। तो अगर इंक्रीज पॉपुलेशन सक्सेस ऑफ बेटर अडप्टेड इंडिविजुअल, जो बेटर अडप्टेड इंडिविजुअल हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पा रहे होंगे। जैसे कि ये आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है कि यहाँ पर पीक किसका है, मैं स्काई ब्लू ले लेती हूँ, ये पीक किसका है, ये पीक है उसका, कुछ पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन में ये पीक उसका है जो कि मीडियम साइज इंडिविजुअल्स हैं। तो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को नेचर ने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, उनको सेलेक्ट कर रहा है, तो अगर उन्हीं को लगातार नेचर सेलेक्ट करता रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन होता रहेगा, तो क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, पीक गेट हायर एंड नैरोअर, और जो बाकी के लोग थे, यानी कि ये वाले, अगर इनको हम स्मॉल साइज के माने, इसको लार्ज साइज के पॉपुलेशन माने, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भाई नेचर ने मीडियम साइज वाले को ही सेलेक्ट करके रखा है, उसी का नेचुरल सिलेक्शन किया है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग चेंज या स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन,
ठीक है, जिसमें जो मीडियम वाला है उसी की लंबाई बढ़ जाती है और वो नैरो हो जाता है। दूसरा चेंज क्या आ सकता है, नेचुरल सिलेक्शन किसका हो सकता है? नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल भी हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पीक किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट है, ये देखिए एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो जा रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस तरीके के इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना जो जिन्होंने लार्ज वाला उसको एक्वायर किया हुआ है, लार्ज वाले किसको एक्वायर किया हुआ है, लार्ज वाली इस तरीके के चेंजेस आ गए हैं कि लार्ज वाली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है ना। तो फिर जो हमारा पीक है ग्राफ का वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल चेंज। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल चेंज। ठीक है। और तीसरा क्या है? डिसरप्शन इन अ पॉपुलेशन ट्रेट। अगर किसी पॉपुलेशन में डिसरप्शन हो जाती है, यानी कि स्मॉल वाले भी बढ़ रहे हैं, लार्ज वाले भी बढ़ रहे हैं और मीडियम वाले बिल्कुल गायब हो गए हैं, तो हमारे को दो पीक देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल वाले भी बढ़ रहे हैं और लार्ज वाले भी बढ़ रहे हैं। इस तरीके के पैटर्न को क्या बोलेंगे? इस तरीके के पैटर्न को बोलेंगे डिसरप्शन कर्व या डिसरप्शन वाला ग्राफ जो है नेचुरली इस तरीके से सेलेक्ट होता है। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब देखते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ? ठीक है, अब हमें पता चल गया इवोल्यूशन हुआ, उसके ये स्टेप्स थे। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ है वो कब आई थी? फर्स्ट सेलुलर लाइफ है वो आई थी अराउंड 2000 मिलियन ईयर एगो या 2 बिलियन ईयर एगो। हम कह सकते हैं 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं ना, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ। ठीक है, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ जो थी वो कब आई थी? अराउंड 2 बिलियन ईयर एगो। इसके बाद क्या हुआ? 5, ये एक हमारी मेन टाइम फ्रेम है जिसे हमें याद करना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम नॉन सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल टू सेल इज स्टिल अननोन। ये अभी भी हमें नहीं पता है कि नॉन सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल से सेल कब बने, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ जो सेल्स थे उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया, है ना। और जैसा कि फोटोसिंथेसिस में होता है, जैसे कि हमारे जो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है ना। तो इतना हमें पता है, लेकिन सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए हैं, ये भी हमें पता है। तो हमारे को पहला जो डेटा याद रखना है वो है सेलुलर लाइफ फर्स्ट कब आई? 2 बिलियन ईयर एगो आई। दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट था, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट ठीक है, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो आए थे 500 मिलियन ईयर एगो। 500 साल पहले जो है फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स आए थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो क्या आया था? यहां पर आए थे फिशेस, जॉलेस फिशेस जो है वो डेवलप हुई थी, ओरिजिन हुआ था। ऐसे ही सिलाकेथ नाम की एक जो फिश होती है जो शुरू में पानी में थी, उसके बाद दोबारा लैंड पर आई पर लैंड पर सरवाइव नहीं कर पाई, फिर दोबारा पानी में लौट गई, वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन पर ही पाई गई थी। ठीक है, और उसे ये भी कहा गया था कि वो शायद अब एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ लोगों को मिली है वो। तो मतलब अभी कह भी नहीं सकते हैं कि वो है नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे हम मानते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, उनमें से कभी कभी ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं कि वो रहते हैं। ठीक है, खैर एनीवेज हम ब्रीफ अकाउंट में क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि जो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ है वो 2 बिलियन ईयर एगो सब पैदा हुई, दिखाई दी। फर्स्ट जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो 500 मिलियन ईयर एगो दिखाई दिए। इसके बाद जो फर्स्ट जो फिश थी जो कि जॉलेस थी, या जिसे हम बोलते हैं सिलाकेथ बोलते हैं, केंथ बोलते हैं, वो भी जो है 350 मिलियन ईयर एगो क्या हुई थी? दिखाई दी थी।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट लैंड पर आने वाला रेप्टाइल है वो भी 200 मिलियन ईयर एगो आया था। ठीक है। फर्स्ट लैंड और ये जो लैंड रेप्टाइल है ये फिशेज ही थी एक तरीके से। पहले एम्फीबियंस डेवलप हुए, है ना, और फिर उससे रेप्टाइल्स, और फिर रेप्टाइल्स भी कुछ दिन यहाँ पर रहे मगर वो भी फिर वापस पानी में लौट गए थे कुछ एक, तो बाकी जो रह गए थे वो फिर रेप्टाइल कैटेगरी में ही आए और उन्हीं से फिर डायनासोर्स भी बने थे। ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हमको याद रखनी है। चलिए, सो अर्ली वर्टिब्रेट्स में जो बात कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बताया 350 मिलियन ईयर एगो जो डेवलप हुई थी वो क्या थी, जॉलेफिश थी। और ये बोल रही हूँ ना, सिलाकेंथ फिश, ये भी इसी दौरान ये भी इसी दौरान दिखाई दी थी। ठीक है जी, जो फर्स्ट आई थी लैंड पर और दोबारा से पहुंच गई थी वाटर में और फिर वो गायब हो गई ऐसा माना जा रहा था। ऐसे ही जो सी वीड है, मतलब अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हम एनिमल्स की बात कर रहे थे। सीवीड हैं और कुछ जो प्लांट्स हैं वो भी इसके बीच में ही जो है 320 मिलियन ईयर एगो जो है दिखाई दिए थे सबसे पहले। लेकिन तो क्या हम ये माने कि हम लगातार बात कर रहे हैं फर्स्ट सेलुलर प्लांट, देन फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स, देन फिश एंड दिस लाइक दिस, तो क्या जैसे आपने सिलाकेंथ का बताया मैम, आप कह सकते हैं ना कि वो आई थी चली गई, तो लैंड पर क्या केवल सबसे पहले वही उन्हीं आए थे लैंड पर रहने वाले एनिमल्स? तो हमें ये मानना पड़ेगा कि फर्स्ट जो लैंड पर रहे थे और जिन्होंने सरवाइव किया था वो प्लांट्स थे, एनिमल्स नहीं थे। एक तो ये बात हमारे को याद रखनी है, क्योंकि ये तो आई फिश और चली गई क्योंकि वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन लैंड पर आए थे सबसे पहले प्लांट्स, और प्लांट्स में भी कौन से थे, ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में भी अगर हम कहें तो मॉस। ठीक है, ये सबसे पहले प्लांट्स जो आए थे क्या कहते हैं, धरती पर। ठीक है, लैंड वाले एरिया में। फिश विद स्ट्रॉन्ग फिन्स इवॉल्व इनटू एम्फीबियन, ये मैंने आपको बताया, जिनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, ये इसी टाइम ड्यूरेशन की बात है, ये 350 मिलियन ईयर एगो उनसे एम्फीबिया बने, एंड देन एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बने, है ना। एम्फीबिया इवॉल्व इनटू द रेप्टाइल, और रेप्टाइल्स का क्या था, जो एग का टाइप था वो काफी थिक शेल्ड था ताकि वो वाटर लॉस से बचा सके अपने न्यूली बॉर्न को। ठीक है, आराम से उसमें रह पाए। मॉडर्न जो हमारे को रेप्टाइल्स के टाइप देखते हैं, जैसे कि टर्टल है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल है, ये सब जो है उन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, रेप्टाइल जो है मैक्सिमम डोमिनेट करते थे अर्थ पर कब, 200 साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स एगो, ये हमें डेट याद रखनी है। ठीक है, तो लैंड रेप्टाइल से ही क्या बना, जो मैंने आपको बताया मैंने कि डायनासोर्स जो हैं वो लैंड रेप्टाइल से ही बने थे। ठीक है, एंड कुछ वापस भी लौट गए थे, जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई आए थे मगर वो वापस लौट गए। चलिए, अब देखते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। जब डायनासोर्स आ गए 200 मिलियन ईयर एगो, रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल से फिर डायनासोर्स बने, वो आ गए जब लैंड पर, और खूब उनका ही सारा जमाना था। हमने जुरासिक पार्क मूवी आप लोगों ने देखी हुई है ना। तो ये डिसअपियर कब हुए थे, ये हुए थे, ये देखिए, ये यहाँ पर इस जगह पर आके डिसअपियर हुए थे, लगभग यहाँ पर इस टाइम पे, यानी कि 65 मिलियन ईयर एगो, जिसमें टायरेनोसोरस भी है, जो सबसे बड़ा डायनासोर का टाइप है, जो कि 20 फीट बड़ा था, लंबा था। ठीक है, रीजन अभी भी नहीं पता, कहते हैं कि सडन क्लाइमेटिक चेंज हो गया था जो उनके लिए सूटेबल नहीं था और अचानक डेथ हो गई। फिर ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे जो है बर्ड का इवोल्यूशन हो गया था, तो बर्ड जो है डोमिनेट कर गई और ये जो है एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए टाइम के साथ साथ। वो रीजन अभी भी नहीं पता है, लेकिन इनके फॉसिल्स मिलते रहते हैं, फॉसिल्स काफी मिले हैं, और जिसके थ्रू ही पता लगा है कि भाई ये जमीन पर एक समय पर क्या थे, डोमिनेटिंग एनिमल थे, रहते थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो जब पीक पर थे हमारे डायनासोर, उस टाइम मैमल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, और वो कैसे थे, ये देखिए कैसे थे, मैमल्स थे चूहे जैसे। जब इतना बड़ा डायनासोर था, ये देखिए इन पिक्चर्स में, तब मैमल्स बिल्कुल छोटू छोटू से थे, चूहों जैसे थे। ठीक है, और विवीपेरस थे। विवीपेरस का मतलब क्या होता है, वो बच्चे देते थे। ठीक है, और अपने जो बच्चे थे उनको
प्रोटेक्ट भी करते थे। ठीक है, मैमल्स कब डोमिनेट फेज में आए अर्थ पर? तब जब जो रेप्टाइल्स का फेज था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उस टाइम पर जो है मैमल जो है डोमिनेंट हो गए अर्थ पर। ठीक है, यूनिक मैमल्स इवॉल्व इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए क्लाइमेटिक कंडीशन से, तो अलग अलग तरीके के मैमल्स भी जो है अलग अलग एरिया में हैबिटेट्स में गए और अकॉर्डिंगली वो धीरे धीरे चेंजेस उनमें भी आए। एक्वेटिक मैमल्स भी थे कुछ जो पानी में रहते थे, है ना। उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे कि वेल इज अ मैमल, ये फिश नहीं है। डॉल्फिन ये भी अडप्टेड है पानी में रहने के लिए। सील एंड सील काउ ये सारे के अडप्टेड हैं जस्ट लाइक फिश, मगर ये क्या है? मैमल्स हैं। चलिए, स्पेशल केस ऑफ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन के स्पेशल केस की बात करें तो जैसे हॉर्स का हुआ है, एलिफेंट का हुआ है, डॉग का हुआ है, ठीक है, इन सब का हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी बुक में जो हमें पढ़ना है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इवोल्यूशन स्टोरी है। वो क्यों है? क्योंकि इसकी एक तो ह्यूमन में लैंग्वेज स्किल डेवलप हुए थे, और दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमन में डेवलप हुई थी। ठीक है, तो ह्यूमन में जो अर्ली प्राइमेट्स थे, अर्ली प्राइमेट्स वो कब आए अर्थ पर? वो आए 15 मिलियन ईयर एगो, और वो दो तरीके के थे। पहला जो था वो था ड्रायोप्थेरिस, दूसरा रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस था वो मोर एप लाइक था, दिस वन, ये ज्यादा एप जैसा दिखता था, जबकि रामापिथेकस ज्यादा मैन जैसा दिखता था। देखिए इनके स्ट्रक्चर को, इनके किस तरीके से ये खड़े हुए हैं। ठीक है, इनके बॉडी के हेयर्स का पैटर्न इस पर ज्यादा है, इस पर कम है। इसका चलने का तरीका देखिए, इसके चलने का तरीका देखिए। तो ये जो ड्रायोपिथेकस था ये एप ज्यादा जैसा था, एप के जैसा ज्यादा था, और रामापिथेकस आदमियों जैसा ज्यादा था। ठीक है, और ये किस तरीके से चलते थे? ये चलते थे जस्ट लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। होमिनिड्स क्या थे? होमिनिड्स ये 15 मिलियन ईयर एगो पहले डेवलप हुए, फिर धीरे 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 एवोल्यूशन के साथ होमिनिड्स इवॉल्व हुए। होमिनिड्स आए 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। इनके फॉसिल्स कहाँ मिले हैं? इनके फॉसिल्स मिले हैं इथियोपिया में, तंजानिया में, और ये सीधे खड़े होकर चलते थे जस्ट लाइक वॉकिंग प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका। ये जो होमिनिड्स थे इनकी हाइट बहुत कम थी, ये थे 4 फीट लंबे। ठीक है, और इसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मिले 2 मिलियन ईयर एगो, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये भी ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में पाए गए इनके जो फॉसिल्स हैं, और इनके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई थी कि ये इन्हें शिकार का शौक था, तो ये पत्थरों से शिकार को मारते थे। ठीक है, हालांकि ये खाते नहीं थे उसको, अपनी सेफ्टी के लिए मारते होंगे। ठीक है, ये खाते फ्रूट्स ही थे। ये इनमें एक चीज है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद आए होमो हैबिलिस। ठीक है, और होमो हैबिलिस को ही फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक इंडिविजुअल माना गया, होमो हैबिलिस। ये रहा होमो हैबिलिस। ठीक है, इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो थी बिटवीन 650 टू 800 सीसी। ठीक है, और ये भी मीट नहीं खाते थे होमो हैबिलिस, जबकि जो होमो इरेक्टस है इसकी लंबाई बढ़ी हुई है। ठीक है, ये 1.5 मिलियन ईयर एगो मिले, और इनका जो फॉसिल्स हैं ये भी जावा में मिले, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी इससे ज्यादा थी, यानी कि 900 सीसी। होमो हैबिलिस की कितनी थी ब्रेन कैपेसिटी? यहीं से बताई हुई है हमें, होमो इससे पहले वालों की नहीं है। ठीक है, बताई हुई हमारी बुक में। तो होमो हैबिलिस की 800 मान लीजिए, इसकी 900। और ये क्या खाते थे? ये मीट खाते थे। इससे पहले होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो मीट नहीं खाते थे, वो क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे। इसके बाद नंबर आया निएंडरथल मैन का। निएंडरथल मैन का ये पाए गए लगभग 1,40,000 साल पहले। ठीक है, ये भी जो है नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाया गया। इसकी पिक्चर में और इससे पहले जो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस की पिक्चर देखा, उसमें हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को जो है किसी एनिमल की स्किन से अपने आप को कवर किया हुआ है, यानी कि ये अपने शरीर को ढक के रखने वालों में से थे। इससे पहले ऐसा नहीं था, ये चीज इनके अंदर डेवलप हुई। ठीक है, और इनके ब्रेन का साइज भी डेवलप हुआ जो कि था 1400 सीसी।
ठीक है। और ये इनकी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स किसी भी कारण से मर जाते थे, उनको उनकी डेड बॉडीज को ये दबा देते थे। ये भी एक करेक्टर इनमें देखा गया। इसके बाद आया क्रो मैग्नन मैन, जिसे होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है। ये जो क्रो मैग्नन मैन था, ये पाया गया अफ्रीका में। इसका डेवलपमेंट हुआ एवोल्यूशन के थ्रू, और ये फिर उसके बाद पूरी दुनिया में जो है पूरे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फैल गया, और वहां के हैबिटेट्स के अनुसार अडेप्टेशन इसके अंदर आ गई, और इसी वजह से डिफरेंट जो रेसेस हमारे को दिखाई देती हैं वो डेवलप हुई। तो डिफरेंट रेसेस किससे डेवलप हुई? क्रो मैग्नन मैन से। ठीक है। ये मॉडर्न मैन से काफी मिलता जुलता है। ये रहा, देखिए, ये भी शिकार करने का शौकीन था। इसने जो है केव में पेंटिंग करने का भी शौकीन थे ये। ठीक है। ये एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं थे, उनको भी पालना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। और ये कब पाए जाते थे? आइस एज में, यानी कि 75,000 से 10,000 साल पहले तक ये पाए जाते थे। फिर आए कल्चरल इवोल्यूशन की बात होती है, जैसा मैंने आपको बताया केव आर्ट, जो कि यहाँ पर इंडिया में भी भीमबक्ता रॉक शेल्टर जो है एमपी में, वहां पर देखने को मिलती है। ये भी जो है 18,000 साल पुरानी है, इन्होंने ही बनाई थी। इनका शौक था। ये देखिए कुछ आर्ट के फीचर्स कैसे इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स बताया हुआ है। ये हाथी बनाया हुआ है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ एक हाथी के ऊपर एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है विद अ वेपन, है ना। तो ये पेंटिंग के शौकीन थे। ये डॉमे मतलब इनके साथ इन्होंने क्या किया था, कुत्तों को पालना शुरू किया था। तो ये उसको पाल के रखते थे, जानवरों को भी पाल के रखते थे। ठीक है। कल्चरल इवोल्यूशन में क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी इन लोगों ने शुरू कर दिया था। और जब इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तब इन्होंने ह्यूमन, अभी तक क्या कर रहा था ह्यूमन, यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, जहां खाना मिल गया, माइग्रेटरी था। ठीक है। अब एग्रीकल्चर शुरू करने के बाद ही जो है ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ, और एग्रीकल्चर शुरू हुआ 10,000 साल पहले। ये लाइन हमें याद रखनी है। ठीक है। सो सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन फॉर्म पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। चलिए, तो इस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। अब इवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हेमाटोलॉजिकल एविडेंस। ओके। जैसे हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, similarities in hemoglobin among species like human and primates indicate common ancestry. कॉमन एंसेस्ट्री हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी भी चीज में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ह्यूमंस और प्राइमेट्स एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं। अलग अलग हैबिटेट्स में जाके अलग अलग सर्कमस्टांसेस में उनमें क्या हुआ है, नए स्पीशीज का निर्माण हुआ है और चेंजेस आए हैं। ठीक है। यहाँ पर एविडेंस के थ्रू प्रूव होता है ये। ऐसे ही एबीओ ब्लड ग्रुप, global blood type distribution reflect evolutionary pressure like disease resistance affecting survival and reproduction. ठीक है। ये जो है डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, और वो जो ब्लड ग्रुप का टाइप है वो हर इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा समानता रखता है। ठीक है। तो वो भी एक पैटर्न है। तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। Evolution of blood clotting system show simpler system in primate organism, evolve complex system in mammal. ब्लड क्लॉटिंग जो है, जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म थे उसमें आसानी से बहुत सिंपल तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती थी, है ना। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई इंडिविजुअल्स की, जैसे मैमल तक जब आया तो ब्लड क्लॉटिंग क्या हुई, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो इसमें भी इवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, हेमाटोलॉजिकल अडेप्टेशन लाइक हीमोग्लोबिन वेरिएशन इन हाई एल्टीट्यूड और डीप अंडर वाटर। आपको पता है हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम है, इसका मतलब वहां पर आरबीसीज जो वहां के इंडिविजुअल्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें लेनी है ना, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लंग्स लेंगे, जब हम ब्रीद करेंगे तभी तो फिर वो पूरे ब्लड बॉडी में उसे सर्कुलेट करेगा और मेटाबॉलिज्म होगी और सारी एक्टिविटीज होंगी। लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड की सेल्स हमें बढ़ानी पड़ेंगी वहां के इंडिविजुअल्स को, ताकि ज्यादा ब्लड सेल्स होंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन
अगर नॉर्मल होती तो कम से भी काम पर चल जाता। तो वहां पे ये एक अडेप्टेशन था, हेमेटोलॉजिकल अडेप्टेशन, ऐसे ही डीप अंडर वाटर में। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि किस तरीके से उन सर्टन ट्रांसेस में जहां अलग अलग कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटली अडप्ट कैसे हुए हैं वहां पर रहने वाले एनिमल्स और ह्यूमंस और प्लांट्स भी, है ना। ऐसी सिलसिले में एक एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज लीडरवर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है, ये बताना टू डिटरमाइन कि जो बैक्टीरियल कल्चर है वो किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के डालने के बाद उसमें उसके लिए रेजिस्टेंस आया है, या पहले से ही ये क्वालिटी उसके अंदर प्रेजेंट थी, है ना। ये जो क्वालिटी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली, क्या वो उसके अंदर पहले से ही थी, और जब एंटीबायोटिक आया तब उसके लिए उसने रेजिस्टेंस दिखा दिया, या फिर जब एंटीबायोटिक डाला है तब उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक मास्टर प्लेट ली गई। मास्टर प्लेट का मतलब होता है एक बैक्टीरियल कल्चर, उसमें कुछ कॉलोनीज थी। ये देखिए 5 कॉलोनीज दी हैं। इस कॉलोनी के ऊपर एक स्टेराइल वॉलेट पेपर डाला, ब्लॉक लगाया, और उसको एक दूसरी 2 प्लेट्स में छाप दिया। यानी कि एक जगह से छपाई ली, आप कह सकते हैं कलर्ड प्रिंट लिया, और 2 जगह पर छाप दिया, यानी 2 अलग अलग अगार प्लेट्स पर डाल दिया। एक अगार प्लेट में उन्होंने एंटीबायोटिक डाला जिसे बोला एम्पिसिलिन, ठीक है, और एक में एम्पिसिलिन उन्होंने नहीं डाला। ठीक है, आफ्टर सम इंक्यूबेशन टाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्होंने रख दिया ओवरनाइट। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा अगले दिन कि भाई जिस प्लेट पर एम्पिसिलिन नहीं था उस पर मास्टर प्लेट में जैसे 5 कॉलोनीज दिख रही थी, यहाँ पर 5 कॉलोनी दिख रही हैं, सारी की सारी कॉलोनी यहाँ पर बैक्टीरिया की दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस प्लेट पर एम्पिसिलिन डाला था उसमें सिर्फ 1 2 3 कॉलोनीज दिखाई दे रही है, बाकी 2 कॉलोनी नहीं दिखाई दे रही है। तो जो कॉलोनी नहीं दिखाई दे रही है उनको कहा गया कि ये 2 कॉलोनी क्या है, एम्पिसिलिन सेंसिटिव कॉलोनी है। ये दोनों कॉलोनी में जो बैक्टीरिया हैं वो उनके अंदर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस वाला जीन ही नहीं है, इसलिए वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाई, वो ग्रो नहीं कर पाई। जबकि कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2 एंड 3, इन तीनों में एंटीबायोटिक वाला जीन पहले से मौजूद है, ठीक है, और इसीलिए वो वहां पर सरवाइव कर पाई है। ये है हमारा लीडरवर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो की, उनको ट्रांसफर किया 2 अलग अलग प्लेट्स में, एक में एम्पिसिलिन थी, एक में एम्पिसिलिन नहीं थी, और अगले दिन उन्होंने देखा कि भाई रिजल्ट हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन वाली प्लेट पर केवल वही कॉलोनी ग्रो कर पा रही हैं जो जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि म्यूटेशंस जो हैं वो पहले से ही हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक एक्सपोजर से पहले से ही म्यूटेशन थी, और इसीलिए कहा गया कि भाई जो म्यूटेशन है वो लगातार होती रहती है, रैंडमली होती हैं, और ये डायरेक्ट जो है एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती कि भाई हमने अब एंटीबायोटिक डाल दिया है तो अब कोई मॉडिफिकेशन हो जाएगा। वो तो रैंडम है, और किसी में होती है किसी में नहीं होती। जिसमें वो हो रही होती हैं वो सर्कमस्टांसेस में ग्रो कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है, जिसमें नहीं हो पाती वो चीज डिसअपीयर हो जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट ये बताने के लिए, ये प्रूव करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चले आगे। सो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इस एक्सपेरिमेंट का रहा, इट सपोर्ट नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएशन। नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा, उन चीजों का होगा जिसके अंदर पहले से मौजूद जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। ठीक है, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है ये। अब एक और बहुत मजेदार एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन का, वो है रोल ऑफ मिमिक्री। इसमें 2 तरीके की जो है बटरफ्लाई हैं। एक बटरफ्लाई है जिसे बोल रहे हैं विसिरॉय, और दूसरी है मोनार्च। जो मोनार्च बटरफ्लाई है, ये जो नीचे वाली, ये क्या है, ये टॉक्सिक है। ठीक है, ये टॉक्सिक है, अनटेस्टफुल है, डिसटेस्टफुल है, और ये जो है इसको खाने से क्या होता है, प्रीडेटर पसंद नहीं करता तो इसको नहीं खाता है। तो अब एक जो दूसरी वाली है वो उसमें टेस्ट पूरा है विसिरॉय में। तो जब उसने देखा कि भैया ये वाले स्ट्रक्चर वाली को प्रीडेटर नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रेसफुल है, टॉक्सिक है, प्रीडेटर खुद ही मरे जा रहा है, तो इस वाली ने क्या करा, इस वाली ने अपने आप को बिल्कुल इसकी तरह से बना लिया,
देखिए बिल्कुल अपना अपना जो मॉर्फोलॉजी है वो इस तरीके का चेंज कर लिया ना। तो अब क्या होगा, जो प्रीडेटर है वो उसको भी क्या समझेगा, मोनार्च है, उसको भी छोड़ देगा। तो उसने अपने आप को नेचुरली सेलेक्ट कराने के लिए क्या किया, मिमिक्री का फायदा उठाया। ठीक है, तो मिमिक्री से क्या फायदा हुआ, वो बच गई और नेचर ने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो प्रोटेक्शन ऑफ विसिरॉय एज प्रीडेटर मिस्टेक देन फॉर मोनार्च एंड अवॉइड ईटिंग देम। तो इस तरीके से सेलेक्ट हुआ। एक और एग्जाम्पल है मलेरिया का। एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, या हम बोलते हैं G6PD। ठीक है, ये एंजाइम का काम होता है कि ये आरबीसीज जो होती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स, उनको जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं लगने देता, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ये एंजाइम्स नहीं होता, डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, उस जिनके अंदर नहीं होगी तो वो वाली जो ब्लड सेल्स हैं वो ससेप्टेबल हो जाएंगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए, है ना। उन ब्लड सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो अगर किसी इंडिविजुअल में मलेरिया हो गया प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो पैरासाइट होता है, वो क्या करता है, मच्छर काटता है और इस पैरासाइट को हमारे ब्लड में डाल देता है। और ये फिर प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल यही तो होती है, ब्लड के थ्रू पूरी लाइफ साइकिल चलती है। तो जब इसने प्लाज्मोडियम को डाल दिया, जो कि एक मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है, अब जिसके अंदर वो वो एंजाइम नहीं है ग्लूकोज 6PD, ठीक है, G6PD, उसमें क्या होगा, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, आरबीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचा के रखने के लिए। जब उनमें है ही नहीं तो आरबीसीज में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो वो क्या होंगी, उसमें इस तरीके का एनवायरनमेंट हो जाएगा कि पैरासाइट के लिए वो सुटेबल नहीं रहेगा। स्ट्रेस लग रहा है, बहुत तरीके के रिएक्टिव जो है ऑक्सीजन ये सब डेवलप होंगे, है ना, रिएक्टिव एजेंट्स डेवलप होंगे। तो वो जो आरबीसीज हैं वो सुटेबल नहीं लगेंगी पैरासाइट को, और इस तरीके से वो इंडिविजुअल्स जिसके अंदर वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है, वो अपने आप को मलेरिया से बचा पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लूकोज 6PD, ये इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो सर्वाइवल का कारण पड़ जाएगी उन इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया वाले, सिकल सेल डिजीज एंड मलेरिया। सिकल सेल आपको पता है, सिकल सेल कैसी होती हैं, सिकल टाइप की शेप बना लेती हैं कुछ आरबीसीज। क्यों, क्योंकि जो इनका हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, एबनॉर्मल होता है। कुछ जेनेटिक वेरिएशंस ऐसे हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। अब जब ऑक्सीजन लेवल लो होगा तो क्या होगा, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा, सिकल शेप का हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को वो कैरी नहीं कर सकता। तो ऐसे इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, यानी कि उनमें कुछ तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होंगे और कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होंगे। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखा देता है ये सिकल सेल्ड अगेंस्ट मलेरिया। क्योंकि मलेरिया में क्या है, वही प्लाज्मोडियम जाएगा, उसको है कि भैया मुझे अपनी ब्लड साइकिल में अपना साइकिल पूरा करने दो। अब वो कहेगा भैया मेरा तो शेप ही कुछ गड़बड़ शड़बड़ है, मैं तो सर्वाइव, मेरे अंदर ऑक्सीजन ही मैं कैरी ही नहीं कर सकता, तो मैं तुमको क्या सर्वाइव करवा पाऊंगा। तो मलेरिया में क्या होगा, वो इंडिविजुअल जिनके पास सिकल सेल वाला ट्रेट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, उनको सर्वाइवल बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, दूसरा एक और है, वो है कंपैरिजन विद क्रोमोसोम ऑफ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। अब यहाँ पर ह्यूमन में आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि ह्यूमन के जो अदर पार्टनर्स हैं या जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान, इनमें 48 होते हैं, हमसे 2 ज्यादा क्रोमोसोम है, समझ लीजिए। द डिफरेंस इज ड्यू टू, कैसे डिफरेंस है, 2 हम में कम कैसे हुए, क्योंकि फ्यूजन हो गया। फ्यूजन इवेंट हुआ इन ह्यूमन एंसेस्ट्री, फॉर्मिंग ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 2 फ्रॉम 2 एंसेस्ट्रल 8 क्रोमोसोम। एंड हमारे और जितने भी ये हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब में 98% ह्यूमन का जो डीएनए है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है चिंपैंजी के डीएनए से। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या है, एंसेस्टर है, हम कह सकते हैं। ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड इन सिमिलर पोजीशन अलोंग क्रोमोसोम्स इन बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट। जीन एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर मौजूद है।
Genetic difference between human and non-human primate accumulate over about 6.7 million years. Genetic difference कब हुआ है? 6 से 7 मिलियन ईयर एगो हुआ है. Fossil evidence and molecular clock support the timeline of the divergence. These comparison highlight the shared evolutionary history and close genetic relationship between human and non-human primates. यही जेनेटिक हिस्ट्री बताती है कि हमारे से सबसे ज्यादा क्लोजली कौन से प्राइमेट्स हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं. ठीक है, अब बात करते हैं म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन टॉपिक भी हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो यूनिट है उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है. तो म्यूटेशन क्या होता है ये हमें पता है. म्यूटेशन होता है अ चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस दैट कैन अकर इन एनी ऑर्गेनिज्म और एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, ये रैंडम होते हैं. ठीक है, म्यूटेशन दो तरीके के हैं. एक है पॉइंट म्यूटेशन जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स या तो आ जाता है, आ जाएगा, या निकल जाएगा, या डिलीट हो जाएगा, या एक की जगह दूसरा आ जाएगा, जिसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. इसकी 3 कैटेगरी हैं. दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो सकते हैं, इनवर्स हो सकते हैं, ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं. इसके भी कई टाइप हैं. इनकी डिटेल एक्चुअली हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ इसको इतना डिटेल में नहीं ले रही हूँ. और तीसरे तरीके का जो म्यूटेशन है वो है जीनोमिक म्यूटेशन जिसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाती है. क्रोमोसोम का पूरा नंबर कई टाइम्स बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये 3 तरीके के म्यूटेशन होते हैं. लेकिन म्यूटेशन क्या करेंगे? हमने बताया कि म्यूटेशन चेंजेस करते हैं डीएनए सीक्वेंस में. तो म्यूटेशन लगातार चेंजेस करेंगे, लेकिन कौन से चेंजेस एक्सेप्टेबल होंगे? वो होंगे, चेंजेस सारे हो रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, लेकिन वो होंगे जो कि सर्वाइव करने के लिए, फेवरेबल सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हैं. वही चेंजेस जो है कंटिन्यू रह पाएंगे, बाकी जो चेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, ये म्यूटेशन की कहानी रही. तो म्यूटेशन का रोल क्या है स्पेसिएशन में? म्यूटेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन. राइट, बिल्कुल है. म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन में, और जब वेरिएशन हो जाती है उस वेरिएशन को नेचुरली सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर क्या हो जाता है? इवोल्यूशन हो जाता है. ये हमने न्यू डार्विनिज्म में बताया है ना. बेनिफिशियल म्यूटेशन एनहांस ट्रेट दैट इंप्रूव सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट. जितने भी बेनिफिशियल म्यूटेशंस हैं वो क्या करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को एनहांस करते हैं. किस चीज में? ताकि वो इंडिविजुअल्स, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में. उन्हीं को तो हम बेनिफिशियल म्यूटेशन कहेंगे, जो कि फेवर में होंगे. हालांकि म्यूटेशंस जर्म लाइन में हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, रैंडम हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं, लेकिन जिनको सेलेक्ट कर रहा है नेचर, उनको ही कर रहा है जो कि बेनिफिशियल हैं और किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को एनहांस कर रहे हैं ताकि वो इंडिविजुअल पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में. ठीक है, सो म्यूटेशन कैन ऑल्टर रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म, बिहेवियर एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है, ओके. सो एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेशन अलोंग विद नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन. जब म्यूटेशन एक्युमुलेट हो जाता है फिर क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होता है. ये न्यू डार्विनिज्म में हमने बताया है. जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन से कुछ लोग अलग किसी हैबिटेट में चले जाएं, फिर वहां रिप्रोड्यूस करते रहे 5, 7, 10 जनरेशन के बाद कोई एक ट्रेट गायब हो जाए, है ना, एक ही ट्रेट रह जाए या कोई एक एक्स्ट्रा ट्रेट आ जाए. तो इस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है और नई पॉपुलेशन या नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है. ठीक है, सो म्यूटेशन ड्राइव क्या करता है? इवोल्यूशनरी चेंज बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशन एंड इनेबल अडप्टेशन. ओके, they play a crucial role in speciation by fostering genetic divergence and reproductive isolation. Crucial role in speciation by fostering genetic divergence and reproductive isolation. ये याद रखना है. हाँ जी, तो यहाँ पर अब हमारा खत्म होता है ये पार्ट 2 इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ. आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं. अच्छे से एक बार एनसीईआरटी और पढ़ेंगे, इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर एक लाइन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए. कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लिए, वी विल डिस्कस इट लेटर. तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़िए. थैंक यू.